हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2013 में आया हुआ जो प्रश्न पत्र है उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में 2010 का जो सॉल्यूशन है वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 के क्वेश्चन पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, इग्लू क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर वर्ग की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रच्छन्न यानी कि छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो कि है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो वो निभाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, चरकुला नृत्य से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिट्स के द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन 11, देखते हैं, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? तो जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार शैल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानसून हवा। अगला प्रश्न है, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न, गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो ये क्या है? ये सारे हैं मरुस्थल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो ये तीनों बनाती हैं, इसमें कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? वो है ऑप्शन बी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण लाने वाली पहली भारतीय महिला वो है कमलजीत संधू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का? तो वो है 16.4%। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमन लांबा की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो गैर परंपरागत, पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या ज्वार शक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए व डी दोनों, पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। ये क्या है? गैर परंपरागत है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? तो ये रह गया है ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर, नैनीताल में। अगला प्रश्न है, सुंदरवन है? सुंदरवन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। सुंदरवन कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। अगला प्रश्न है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? तो ध्वनि की जो मापन की इकाई है वो क्या है? डेसिबल। ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो किसकी वजह से बढ़ता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट? वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड।
ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय वर्षा के कारण। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस.जे. कासिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ या वर्षा? तो इनमें से कौन है जो संघनन नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का हो जाएगा उष्ण कटिबंध क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उपकार को याद रखने वाला, जो उपकार को याद रखे वो व्यक्ति कहलाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंश। अगला प्रश्न है, कलपक्कम में स्थित है? कलपक्कम में क्या स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, तो राज्यसभा की सदस्य की अवधि कितनी होती है? वो होती है 6 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? कौन देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था ऑप्शन नंबर सी, उदयन। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। अगला प्रश्न है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो वो है कहाँ पर है? कोणार्क में। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, जो कि इनमें से अभी कोई नहीं, ये पुराना पेपर है ना, तो ये पुराने पेपर के हिसाब से उत्तर दिया गया है, जिसको आप अभी इसमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा अभी तो इसका आंसर, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन पुराना पेपर है ना, तो इस वजह से इसका वही आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? ये जो प्रश्न है ना, ये करंट वाले क्वेश्चन है, ये वाले, तो इनको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। नए प्रश्न आएंगे, ये भी करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। ये राष्ट्रपति भी करंट का क्वेश्चन है, जो कि इनके ही आंसर क्या है कि चेंज होते रहते हैं। ये क्यों चर्चा में आई थी नीना दाबुलुरी? तो ये उस टाइम के हिसाब से है, मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण आई थी ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? ये है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। नवंबर दिसंबर 2013 निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे? तो इसका ये भी उसी टाइम का प्रश्न है, 2013 का। किस राज्य में नहीं हो रहे हैं? तो उस टाइम नहीं हो रहे थे झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो कौन सी नष्ट हो गई थी? वो थी INS सिंधु रक्षक। येन किसकी मुद्रा है? तो येन है जापान की मुद्रा। अगला प्रश्न है। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो ये किसकी जीवनी है? श्रीनिवास रामानुजन की। अगला प्रश्न है। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। तो महारत्न का दर्जा किसे दिया गया? वो हो जाएगी BHEL और गेल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि आधार योजना किसके लिए है? यानी वो किसके लिए है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ किए गए थे? वो हुए थे ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो में। मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला ये किसकी कृति है? ये है ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हो गई? तो कहाँ पर बादल फटे थे? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? कहाँ पर है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं।
ये सारे प्रश्न हैं करंट अफेयर के, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ये भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं, इनको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? किसने की? तो ये की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है एग मार्क है तो इसका सही उत्तर है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 64, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो पुस्तक देवदास के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। तो ये कौन सा विस्तृत रूप हो जाएगा इसका? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, इन करंट वाले क्वेश्चंस को आप न्यू करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पढ़िए, ये पुराने प्रश्न हैं, इनका भी कोई वो नहीं है, यूज़ नहीं। गोदान द्वारा लिखा गया, तो गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। अगला देख लीजिए 2013 में खेल रत्न पुरस्कार, इसका भी अब कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। करंट अफेयर्स हर बार नए क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, तो उस अकॉर्डिंग आप देखिएगा। एंजेला मार्केल कौन है? तो ये जर्मनी की चांसलर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? 2013 में कौन बना था? अरुंधति भट्टाचार्य बनी थी, तो उस हिसाब से ये सारे करंट अफेयर्स के पेपर हैं, ये चेंज हो गए हैं सारे, इनको अभी नहीं देखते हैं, ठीक। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न है अग्निवीर क्या है? तो अग्निवीर क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी, इटावा में। अगला प्रश्न है फैलिन क्या है? फैलिन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में एक उठा चक्रवर्ती तूफान था। रुपये किसका चिन्ह है? ये जो ये बना हुआ है ना, ये किसका चिन्ह है? ये है भारतीय रुपये का, रुपया जो भारतीय रुपया है उसका चिन्ह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेस वे किसे जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा, ग्रेटर नोएडा। ये देखिए, ये भी जो ये प्रश्न है ये भी किसका है? करंट अफेयर्स का है, तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये आ गया भाग 2, इसमें है तार्किक क्षमता के प्रश्न। चलिए, सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो इनके अभी मैं आंसर बताती चाहूँगी। आप लोग अगर इनको सॉल्व करके देखना चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्लस का मतलब है ये डिवाइड और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, है ना, स्लैश का इसका मतलब है प्लस, इसका मतलब अगर ये माइनस है तो ये पूरे को सॉल्व करिए। तो आपको क्या करना है, जो भी ये चिन्ह लगे हैं उनको इस हिसाब से बदल देना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है, बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, ए डी का बाईं पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, ए का बाईं पड़ोसी ई है, तो एफ का पड़ोसी कौन है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ई। अगला प्रश्न है विषम विकल्प कौन सा है? तो विषम कौन सा है? ये ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, ये सब क्या है? ये अलग है, एक साथ है, और ये अलग कौन सा है? एडमिरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताएं। ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा ना, ये आपको बतानी है। ये पूरा दिया गया है, सब एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से संबंधित है, तो इसका जो आंसर आप निकालेंगे तो आएगा प्रश्न ऑप्शन सी, 100। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। ए बी सी डी और ई सभी के पास 9 गोलियां हैं। बी 2 गोलियां डी को देता है जो 1 गोली ई को दे देता है। सी 5 गोलियां ई को देता है जो 2 गोली ए को दे देता है। सी 2 गोलियां बी को देता है जो 3 गोलियां ई को दे देता है। डी
3 गोलियां ए को देता है जो 2 गोलियां बी को दे देता है। अब ए के पास कितनी गोलियां हैं ये आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। राहुल की जो माँ है वो किसकी इकलौती पुत्री है? वो इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। एक मिनट, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। तो मोनिका के पिता राहुल के क्या लगते हैं? तो जब राहुल की माँ है वो इकलौती पुत्री किसकी है? मोनिका के पिता की, यानी कि मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है राहुल की माँ। तो जो ये जब मोनिका के पिता की एक ही पुत्री थी तो ये जो मोनिका है वही राहुल की माँ होगी ना। तो मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? तो इसका मतलब वो जो मोनिका के पति होंगे वो राहुल के क्या लगते हैं? पिता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। पेन कवि, ऐसी सुई, जैसे पेन का इस्तेमाल कवि कर रहा है तो सुई का कौन? ऑप्शन सी दर्जी। अगला देखिए, इसमें प्रश्न जो चिन्ह लगा है इसके स्थान पर क्या आएगा? इसके स्थान पर क्या आएगा? ये त्रिभुज आ गए, ये है। अब क्या देख रहे हैं आप? इसमें एक साइड बढ़ाई है, इसमें 3 साइड वाला है, 4 साइड है, फिर इसमें ये 5 साइड वाला है, फिर ये 6। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखते हुए कि बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है, ई का डी भाई है, बी की बेटी ई है, बताइए डी की दादी नानी कौन है? तो यानी कि इसका सही उत्तर जो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ये विक्ट्री को इस रूप में कूटीबद्ध किया जाता है तो सक्सेस को फिर कैसे लिखा गया? जो संबंध विक्ट्री का इस शब्द से है वही संबंध सक्सेस का भी होगा नए शब्द से, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि p बराबर 6, j बराबर 4, l बराबर 8 और m बराबर 24 है तो कौन सा नंबर प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा? तो यहाँ पे सारी संख्याएं आपको वैल्यूज ये सारी दी गई, ये यहाँ पे पुट करनी है और फिर सॉल्व करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वेमेल खोजें। तो वेमेल कौन सा है? ऑप्शन सी है सोक्रेट्स। कौन सा है? सोक्रेट्स। अगला देखते हैं, 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये दिए गई है संख्या, तो इसमें जो प्रश्न चिन्ह बना है इसके स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 56। यदि वर्ष की 10 जनवरी को, अगला प्रश्न देखिए 94, यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष, जो कि एक लीप ईयर नहीं है, गैर लीप ईयर में, 1 मार्च को कौन सा वार होगा? 10 जनवरी को अगर बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा ये बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। इसके लिए ये हो तो इसके लिए क्या होगा? मतलब अगर इसके लिए एक ये उत्तर मान लीजिए है तो इसका फिर उत्तर क्या होगा? इसमें से ये उत्तर कैसे निकला है? बीच वाला जो गोल है ना, जो बीच में ये बना हुआ है यही तो बाहर निकाल लिया। इसमें से भी जो बीच में बना है वो बाहर निकाल लेंगे, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न में भी क्या है? ये प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। तो चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विषम को ढूंढें। विषम को ढूंढें। कोहिमा, शिलोंग, ईटानगर, ये क्या है? इनमें समानता पर अलग क्या है? मिजोरम। ठीक है, इसका हो जाएगा सही उत्तर मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि a जमा b घटा c गुणा तथा d भाग प्रदर्शाता है तो ये जो लिखा है किसके बराबर है? तो a की जगह जमा, b की जगह घटा, c की जगह गुणा और d की जगह भाग लगाकर इसको सॉल्व कर लेना है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है। इन 4 समूहों का विश्लेषण कर उस समूह की पहचान करें जो 3 के समान नहीं है। तो जो बाकी के 3 हैं वो किसी तरह से समान हैं, कोई एक है जो अलग है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी ए एंड बी यू। इनको आप सभी को सॉल्व कर कर खुद से देखिएगा, नहीं तो मैं फिर एक अलग से वीडियो में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के बता दूँगी। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ आंसर। एक कमरे में हमेशा होता है, क्या होता है? एक कमरे में हमेशा होता है फ्लैश, स्टैंड, रील, क्या होता है? लेंस। एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। एक्स और वाई किसके बच्चे हैं? जेड के। यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो यदि जेड एक्स का पिता है पर जो वाई है वो जेड का पुत्र नहीं है तो पुत्री हो सकती है। तो जेड वाई और जेड में क्या संबंध होगा? यानी कि पुत्री तथा पिता का।
अगला देखते हैं, यदि धन तथा ये भाग को 2 व 4 को आपस में तथा 2 व 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सत्य है। अच्छा, धन और भाग को आपस में बदल दें और 2 व 4 को आपस में बदल दें, तो कौन सा इनमें से सत्य होगा ये समीकरणों में से। समझ रहे, ये इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और 2 की जगह 4, 4 की जगह 2। तो ऐसा जब करेंगे तो जब इन तीनों को सबको सॉल्व करके देखेंगे तो ये नहीं निकलेगा बराबर, पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आसमान को काला कहा जाए, आसमान को क्या कहा गया, काला, और काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को ज़मीन कहा जाए, ज़मीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, मछलियाँ कहाँ रहेंगी बताइए। मछली किस में रहती हैं, पानी में रहती है ना मछलियाँ, और पानी को यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कहीं पे होगा, जल को हरा बोला गया, जल में रहती ना मछलियाँ, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, यानी कि हरे में रहेंगी, ऑप्शन बी हरा। मनुष्य चलना, जैसे मनुष्य क्या है, चलता है, इसी तरीके से मछली क्या करती है यार, मछली का है तैरना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105 है, दिए गए शब्द को पहचानें। यह है क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता, इनमें से कौन सा है जो इसके अक्षरों से नहीं बन सकता। देखिए, नेशन नहीं बन सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसमें से क्या नेशन नहीं बन सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, इसमें डबल एन आए हुए हैं नेशन की स्पेलिंग, और यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग में एक ही एन है, तो फिर जी वाली स्पेलिंग नहीं बन पाएगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा चित्र भवन, लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। भवन, लंबा और आदमी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भवन और आदमी दोनों ही लंबे हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विषम को ढूंढें। तो विषम कौन सा है इसमें से, कोयला, ज्वार भाटा, पेट्रोल, ये सब क्या होगा, ये तीनों में तो समानता है ना आपस में। विषम क्या है, मिट्टी, मिट्टी विषम है। अगला प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से ही अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। कौन सा समूह है जो खाली स्थानों पर रखेंगे तो अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए, ए बी, फिर ए डी, फिर ए रखेंगे, एन रखेंगे, डी ए, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक जूते में हमेशा होगा, तो एक जूते में हमेशा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सोल। अगला प्रश्न है, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिने ओर बन रही थी। राम की छाया क्या बन रही थी, श्याम के दाहिने ओर, तो राम किस दिशा में देख रहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति, पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर दर्शाता है। पति, पत्नी तथा परिवार, तो यानी कि ये एक परिवार है, इसमें पति और पत्नी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी बुधवार। अगला देखते हैं प्रश्न, लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो रांची क्या, तो ये राजधानी है ना, उसी तरीके से रांची कहाँ गई, ये है ऑप्शन नंबर डी झारखंड, और सॉरी ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न है 114 नंबर, निम्नलिखित में से उसे चुने जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न कौन सा है, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने बतखे कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तख हैं और बत्तख के पीछे 2 बत्तख हैं और 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख है, तो कितनी बत्तख है टोटल, तो ये ऑप्शन नंबर ए 3। अगला प्रश्न देखते हैं, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर संख्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 581। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। कुछ गुंडे अगर 2 लड़कियों को पीछा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, ये आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NO। अगला प्रश्न है, अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज़्यादा है छोटे वृत्त से जिसकी त्रिज्या 2 इंच है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज़्यादा है छोटे वृत्त से,
जिसकी त्रिज्या 2 इंच। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2 इंच। और जो बड़ा वृत्त है उसकी परिधि इसकी 3 गुनी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 इंच। खाली स्थान भरो। लोलक की गति आवधिक गति है, तो घड़ी के हाथ कैसे होगी? वृत्तीय गति। लोलक की क्या है? आवधिक गति, तो घड़ी के क्या हो जाएंगे? हाथ वृत्तीय गति हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आगे आंकिक क्षमता के प्रश्न। देखिए गणित के प्रश्न आगे, इनको भी मैं सॉल्व अभी नहीं करवाऊंगी, सिर्फ उत्तर बताते जाएंगे और आप प्रश्न देखिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना लेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 112। एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5 सही 5/19%। अगला देखते हैं। ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को ₹110 का लाभ होता है तथा ₹1.75 की दर से बेचने पर ₹55 की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 220। अगला प्रश्न है। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 38,720 रुपये हो जाएगा इसका मूल्य। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25.5। अगला प्रश्न है। ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की औसत आयु क्या होगी? वो होगी ऑप्शन नंबर डी, 19 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया? 120 प्रश्नों के उत्तर देकर क्या 285 अंक में, तो इसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 प्रश्नों का। ये एक प्रश्न है, इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक, इसको हम जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला प्रश्न है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचे। तो ऐसी कौन सी संख्या? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 9, 5, 8, 3। अगला प्रश्न है। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। एक नाव क्या है? धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। जब धारा की दिशा में जाएगी तो 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, और धारा के विपरीत चली तो 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय कर दी। तो धारा की गति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाली प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है। धातु की 2 गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से दोगुना है। ए और बी के आयतनों का अनुपात क्या है? जब व्यास दोगुना है ए का बी से तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? 8:1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 134। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त है तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 17 सही 1/2 दिन के लिए। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 135। एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है। m मिनट में कितनी वस्तुएं बना देता है? x। आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? तो यानी कि m मिनट में वो x वस्तुएं बना रहा है, ठीक है। तो फिर 1 मिनट में कितनी वस्तुएं बनाएगा? x/m। 1 मिनट में कितनी बना देगा? x/m। तो आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। तो फिर 30 मिनट में कितनी बनाएगा? तो 30 गुणा x/m। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। तार को क्या है? मोड़ा गया है वर्ग के आकार में। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 616। क्या हो जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा ने सेविंग बैंक
खाते में 5,000 रुपये जमा किए जिसका साधारण ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है, तो 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा? तो उसे 2.5 साल बाद कितने मिलेंगे? अगर उसने बैंक में 5,000 जमा किए 4% प्रति वर्ष पे, वो मिलेंगे 5,500 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 138। रुपये 2,500 पर यानी कि 2,500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए 309 रुपये। अगला प्रश्न है, यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान होगा ऑप्शन नंबर सी 12। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। क्या करता है? अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 8%। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31,000। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक राशि ए बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, एक राशि क्या थी? ए बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2,500 रुपये है तो कुल राशि कितनी है? यानी कि 2 जो है, ए का भाग कितना था? 2 भाग कितना है? 2,500, 2,500 है, तो एक भाग कितना हो गया? 2,500 बटा 2। तो अब कुल राशि पूछी गई है, तो कुल कितना इनके भाग है? 9 और 5 14 और 2 16, तो कुल 16 है, तो इधर क्या होगा? 16 का और गुणा हो जाएगा, बस ये है इसका। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20,000 रुपये। अगला प्रश्न है 143, इसको पूरा सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहाँ से क्या है? एक्स का मान निकालना है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 से 1/3। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो ये 4 जो भिन्न दी गई इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 11/13। अगला प्रश्न देखिए, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था। 16 रुपये से क्या हुआ? उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कितने रुपए की कमी हुई? 2 रुपये की। तो 2 रुपये है जो ये 16 का कितना % है? ये इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12.5%। अगला देखते हैं प्रश्न, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। आयत के आकार का कमरा है, लंबाई कितनी है? 5, चौड़ाई है 4। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर लंबाई दी गई तो उस हिसाब से आप चौड़ाई निकालेंगे और फिर क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगा देंगे, बस निकल आएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 180 मीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं प्रश्न, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10 मिनट बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 148, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 और उनका गुणनफल कितना है? 64, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400, क्योंकि LCM और इंटू SCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो इसमें आप वैल्यूज़ रख के और निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ऐसी जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगी 10,803। अगला प्रश्न है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी है? ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो गया। उनकी उम्र के बीच अंतर कितना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 152, 2 संख्याओं का योग 28 है, उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो के पास आता है। एक व्यक्ति क्या है? बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो के पास आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगते। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। तो बाजार तक गया तो पैदल, पर आया किससे? ऑटो से, और लग गए कितने? 90 मिनट। अगर वो दोनों तरफ से ऑटो से जाता तो उसे कितने लगते? 30 मिनट लगते। तो यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता? उसे कितना समय लगता है? यानी कि इसका सही उत्तर 2 घंटा 30 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है।
और बच्चे की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। पिकनिक में कुल कितने पुरुष हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 75। अगला प्रश्न है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग कितना है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 72। अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी। अब से 8 वर्ष बाद क्या होगा? सीता 6 वर्ष पहले की जो उसकी आयु थी अपनी आयु की अब दोगुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। क्या है? 20। अगला प्रश्न है संदेशवाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए रुपये 60 प्रति था, ठीक है, तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए रुपये 48 था। एक पार्सल जिसका वजन p किलोग्राम है भेजने की लागत रुपए में होगी। तो संदेशवाहक शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए तो 60 और फिर जो जितना भी अतिरिक्त किलोग्राम लगेगा उसके लिए 48। एक पार्सल जिसका वजन है p किलोग्राम, जैसे भेजने में कितने रुपए लगेंगे? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी 12 + 48 p, क्योंकि 48 p तो क्या है, आपको अलग से देना पड़ रहा है ना, 48 p देना पड़ेगा। अगला देखते हैं। अगला है ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर बेची। फिर बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेच दी और सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा। उस वस्तु का मूल्य डी ने क्या दिया? डी ने दिया वो क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी 105 रुपये। अगला प्रश्न है राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है, शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रतिमाह हो तो राजेश की आय क्या होगी? तो आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, फिर देखना है कितने प्रतिशत उसका बच रहा है और वो प्रतिशत जो बचा वो क्या है 2250 है। तो फिर उससे क्या निकाल लेंगे, उसकी हम टोटल इनकम निकाल लेंगे जो कि है 7500 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 160 जो कि आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा तथा 8.4/5% की हानि से बेचा। गेहूं का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो गेहूं का विक्रय मूल्य होगा ऑप्शन नंबर बी 9120 रुपये। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म हो गई। अभी 160 जो जितने भी प्रश्न थे वो पूरे हो चुके हैं। तो 1 से लेके 160 तक सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। गणित और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उनके सिर्फ अभी उत्तर बताए हैं, उनके सॉल्यूशन में अगली वीडियो में अलग से बना के बता दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।